Lights, camera, action. Hello friends, welcome to my YouTube channel, Info Facts Vlogs. Please subscribe it and click on the bell icon. वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास के उस पराक्रम की जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को नई दिशा दी। चलिए जानते हैं अफजल खान वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध की कहानी। द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। 1650 तक भारत के उत्तर में मुगल किंगडम, मध्य में अहमदनगर, दक्षिण पूर्व में गोलकुंडा, दक्षिण पश्चिम में बीजापुर सल्तनत, दक्षिण में विजयनगर, मैसूर आदि राज्य स्थापित हो चुके थे। वहीं सह्याद्री के ऊंचे पर्वतों में ऊंचे इरादों और साहस से ओतप्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज व उनकी मराठा सेना ने अपने स्वराज्य के उद्देश्य से पुणे के आसपास के मावल प्रांत पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया था, जो पहले बीजापुर सल्तनत के अधीन था। छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत और मराठा किंगडम के उदय व उनकी लगातार जारी सर्जिकल स्ट्राइक से बीजापुर सल्तनत का बादशाह आदिल शाह परेशान होने लगा। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने की ठानी और उन्हें खत्म करने का काम सौंपा उसके सबसे एक्सपीरियंस्ड जनरल अफजल खान को। अफजल खान, जो काफी ताकतवर और 7 फीट की हाइट का हट्टा कट्टा इंसान था। अफजल खान एक एक्सपीरियंस्ड जनरल था जो बीजापुर के लिए बहुत सी लड़ाई जीत चुका था। आदिल शाह के मृत्यु के बाद बीजापुर की रानी बेगम बड़ी साहिबा के आदेश पर अफजल खान अपनी 50,000 फौज के साथ निकला। अफजल खान के 50,000 फौज में 20,000 घुड़सवार फौज, 15,000 पैदल सेना, 1500 बंदूकधारी सेना, 12,000 की सपोर्ट यूनिट्स, 85 हाथी, 1300 के लगभग ऊँट, 90 तोपें आदि शामिल था। इस ताकतवर आर्मी के साथ अफजल खान जून 1659 में निकलता है पुणे की ओर वीर शिवाजी को फतेह करने। छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान की पुणे की तरफ बढ़ती सेना की ताकत को जानते थे। उनकी सेना की संख्या काफी कम थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे से प्रतापगढ़ की ओर पोजीशन लेना शुरू किया। क्योंकि प्रतापगढ़ किला एक पहाड़ पर स्थित घने जंगलों से घिरा रीजन था, जहां अफजल खान अपनी बड़ी तोपों के साथ नहीं आ सकता था। वहीं उसे इस रीजन की भौगोलिक जानकारी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ किले में शिफ्ट हो जाने के कारण पुणे की ओर बढ़ रहा अफजल खान अब अपने कैंपेन को वाई की ओर बढ़ाता है। आगे बढ़ते समय खान बहुत से हिंदू मंदिरों जैसे तुलजापुर, पंढरपुर आदि नष्ट करने लगता है, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना भड़क उठे और आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाए। इसके अलावा वो काफी लूटमार कर धन दौलत जमा कर लेता है, ताकि उसके कैंपेन को फंडिंग जारी रखी जा सके। इधर वीर शिवाजी और उनकी सेना संयम बनाए रखती है और डिफेंसिव पोजीशंस लेना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मराठा सेना की दृष्टि से अफजल खान जितना प्रतापगढ़ के पास आता उतना उनके लिए अच्छा था। वाई तक अफजल खान को इस रीजन की जियोग्राफी अच्छे से पता थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ किले में आ जाने से अब उसे वाई से भी आगे जावली के जंगलों की ओर बढ़ना था, जो कि पहाड़ों, घाट के रास्तों और घने जंगलों से भरा था, जहां अफजल खान अपनी बड़ी तोपों के साथ नहीं जा सकता था। इसलिए वो वाई में अपनी सेना की मुख्य छावनी तैयार करता है। वहां अपनी बड़ी तोपों के साथ बड़ी संख्या में सैनिकों को वाई के मुख्य सैनिक छावनी में छोड़कर अफजल खान बाकी फौज और छोटी तोपों को लेकर प्रतापगढ़ की ओर बढ़ता है। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज को खान की आगे बढ़ रही सेना के पल पल की जानकारी मिल रही होती है। अफजल खान की सेना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मराठा सेना की छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां खान की सेना की सप्लाई लाइन कट करने के उद्देश्य से जावली से वाई की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों के घने जंगलों में गुप्त रूप से पोजीशंस लेना स्टार्ट करती है। अफजल खान की सेना इस बात से बिल्कुल अनजान रहती है और कोयना नदी को पार करते हुए जावली वैली से लेकर पार के जंगल तथा पारसोन तक अपनी छोटी तोपों, घुड़सवार सैनिक, बंदूकधारी सेना और पैदल सेना को तैनात कर प्रतापगढ़ की घेराबंदी कर लेती है। अफजल खान खुद जावली वैली में एक छावनी बनाकर तटस्थ हो जाता है। स्टार्टिंग में उसकी तोपों ने पोजीशंस लेते ही प्रतापगढ़ की दीवारों पर गोले बरसाने शुरू किए, ताकि उन्हें तोड़ा जा सके और स्ट्रैटेजिक बढ़त बनाई जा सके। बट न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रतापगढ़ की दीवारों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अब अफजल खान ये समझ चुका था कि प्रतापगढ़ की डिफेंसिव पोजीशन के लिए वो और उसकी फौज फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। ऐसे में अब वो शिवाजी के प्रभाव वाले इस रीजन में धीरे धीरे ट्रैप्ड हो चुका था।
ऐसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने विशेष दूत गोपीनाथ पंत को अफजल खान के वकील कृष्णाजी भास्कर के पास भेजते हैं और सूचित करते हैं कि वो सरेंडर के लिए राजी है और कोई युद्ध लड़ना नहीं चाहते। इसलिए वे अपनी आत्मसमर्पण की शर्तों को डिस्कस करने के लिए अफजल खान से एक मीटिंग चाहते हैं, जहां संदेश लेकर गए महाराज के विशेष दूत गोपीनाथ पंत भी अफजल खान के तारीफों के पुल बांधते हैं। ये सब अफजल खान को बहुत प्रभावित करता है। अफजल खान इसे एक मौका समझता है ताकि फेस टू फेस मिलने के बहाने वीर शिवाजी को धोखे से मार सके। शुरुआत में खान छत्रपति शिवाजी महाराज को बातचीत के लिए अपनी छावनी आने का निमंत्रण देता है, जिसे ठुकरा दिया जाता है। अफजल खान उन्हें मिलने को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होने और उनके शर्तों को मानने के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन न होने के कारण किसी अन्य जगह के लिए भी आखिर मान ही जाता है। इसके बाद एक तरह से सीजफायर होकर दोनों पक्षों में काफी बातचीत के बाद मीटिंग की जगह तय की जाती है। उस प्लेस का नाम था जनी टैम, जो प्रतापगढ़ के फुट पॉइंट पर एक छोटे से टीले पर स्थित है। ये प्रतापगढ़ के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही स्पष्ट दिखने वाला एक टीला है। वहीं उसके मैदानी भाग से, यानी कि जहां अफजल खान की सैन्य तैनाती थी, ऐसे किसी भी पॉइंट से इसे देख पाना या यहां चल रही एक्टिविटीज को कवर कर पाना लगभग नामुमकिन था। यहां अफजल खान द्वारा अपनी सेना को लाना भी नामुमकिन था। इसके उलट छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना यहां आराम से पहुंच सकती थी और यहां प्रतापगढ़ के किले से तोपों को बरसाया जा सकता था। इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अन्नाजी रंगनाथ मलकरे को अफजल खान के लिए एक आलिशान शामियाना तैयार करने का आदेश दिया। इस आलिशान शामियाने को बनवाने के पीछे अफजल खान को इम्प्रेस कर ट्रैप करना यही उद्देश्य था। अब देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की तैनाती कैसी थी। सबसे पहले प्रतापगढ़ किला। प्रतापगढ़ किला एक छोटी जगह होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा सेना एक साथ नहीं रखी जा सकती थी। प्रतापगढ़ किले पर 1000 सैनिकों के साथ प्रतापगढ़ के हर बुर्ज मीन्स वॉच टावर्स पर 50 से लेकर 100 तक सैनिक तोपों के साथ तैनात थे, जिनका काम सिग्नल मिलने पर तोपों से दुश्मनों पर टूट पड़ना था। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने हीराजी फरजान के नेतृत्व में 40 से 50 सैनिकों की विशेष टुकड़ी को तैनात कर रखा था, जो प्रतापगढ़ के महाद्वार के बाहर रास्ते में एक गुफा में तैनात थे। इस गुफा से शामियाने तक कुछ ही पल में पहुंचा जा सकता था। इसके अलावा नीचे से खान की सेना न तो इस गुफा को देख सकती थी और न ही कोई हमला कर सकती थी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बहुत से सैनिकों को प्रतापगढ़ किले के मुख्य द्वार से लेकर शामियाने तक के रास्ते में अलग अलग नौकर काम करने वाले लोगों की वेशभूषा में रखा था, जिससे वे सामान्य डेली सर्विस करने वाले किले के सेवक लगे। सेना की तैनाती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों में बांटकर उन्हें अलग अलग पोजीशंस पर तैनात किया था। इस मीटिंग प्लेस, जो छोटा हिलटॉप था, से उत्तर और दक्षिण दोनों ओर छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसके घने जंगलों में अन्नाजी, पासलकर, बांदल और हैबतरावादी के नेतृत्व में छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों को तैनात कर रखा था, जिसकी थोड़ी भी भनक खान को न लगे इसका विशेष ध्यान रखा गया था। इन सैन्य टुकड़ियों का मुख्य काम था गढ़ की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर दुश्मन सैनिकों को आगे जाने से रोकना। प्रतापगढ़ से दक्षिण में पारघाट है, जो कोंकण में नीचे तक जाता है। आगे एक छोटे से पठार पर कीनेश्वर में मोरोपंत पिंगटे के नेतृत्व में 3 से 4000 पैदल सेना की टुकड़ी तैनात थी, जो 3 मील की दूरी पर है। पैदल सेना इसलिए क्योंकि यहाँ से घुड़सवार सेना को ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम था। प्रतापगढ़ के बैक साइड कोंकण में अम्बेनली घाट से नीचे रंगनस में नेताजी पालकर व रघुनाथ पंत के नेतृत्व में घुड़सवार सेना तैनात थी, जिसकी थोड़ी सी भी भनक खान की सेना को नहीं थी। इस घुड़सवार सेना का काम था कि सिग्नल मिलते ही ये जावली के वैलीज में तैनात खान की सेना पर हमला करे और पार में तैनात खान सेना से लड़ने के लिए आए मोरोपंत पिंगले की सेना को ज्वाइन करे। बाद में इन्हें ही वाई स्थित खान के मुख्य तल पर हमला करना था। वाई के रास्ते पर रतोंडी घाट के घने जंगलों में बाबाजी भोसले के नेतृत्व में एक और घुड़सवार सेना गुप्त रूप से तैनात थी, जिनका काम वाई की तरफ भागने वाले खान की सेना पर टूट पड़ना और जरूरत पड़ने पर पार में खान की सेना से लड़ने के लिए आए बाकी सैन्य टुकड़ियों की मदद करना था। इन सभी सैन्य टुकड़ियों के लिए सिग्नल था प्रतापगढ़ किले से चलने वाली तोपों की आवाज। ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की द्वारा की गई सेना की तैनाती और सैन्य व्यूह रचना,
जिसकी अधिकतर सूचना खान की सेना को नहीं होगी, इसकी खबरदारी अच्छे से ली गई थी। आइए जानते हैं कि मीटिंग से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच मीटिंग को लेकर किन शर्तों पर सहमति हुई थी। दोनों ही ओर से शामियाने के पास सशस्त्र सेना की तैनाती नहीं होगी। दोनों ही अपने 10-10 सुरक्षा गार्ड्स के साथ शामियाने के पास आएंगे, पर किसी भी सशस्त्र सैनिक की शामियाने में एंट्री नहीं होगी। दोनों के साथ आए बॉडीगार्ड्स शामियाने से एक बाण की दूरी मतलब 800 से 900 फीट की दूरी पर होंगे। शामियाने के बाहर दोनों ही पक्ष सिर्फ एक बॉडीगार्ड रख सकते हैं। सबसे पहले अफजल खान शामियाने में आएंगे, उसके बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज शामियाने में प्रवेश करेंगे। शामियाने में दोनों पक्ष के वकील साथ रहेंगे। डे ऑफ बैटल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मीटिंग। दिन था 10 नवंबर 1659। समय दोपहर 2 से 4 बजे के बीच। भेंट के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने गढ़ पर स्थित केदारेश्वर मंदिर में पूजा की और वहां स्थित कुलदेवी भवानी माता की पूजा अर्चना करने के बाद खुद को तैयार किया। शिवाजी महाराज को खान के स्वभाव, उसकी युद्ध निपुणता, पूर्व इतिहास और उसके मंदिर के बारे में अच्छे से जानकारी थी। इसीलिए उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि अफजल खान उन पर दगाबाजी कर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शरीर और सिर पर सुरक्षा कवच पहन लिया और ऊपर उनके दैनिक नित्य वस्त्र पहनकर हाथ में गुप्त रूप से बाघ नख को पहन लिया। उन्होंने सुबह अपने दूत गोपीनाथ पंत को अफजल खान को लाने उसके सैन्य छावनी भेजा। गोपीनाथ पंत जब छावनी पहुंचे तो खान भी आने के लिए तैयार बैठा था। अफजल खान के साथ उसके अंगरक्षक सैयद बंद अब्दुल सैयद, उसका भतीजा रहमत खान, शंकर जी मोहिते, बिलाजी मोहिते आदि लोग थे। अफजल खान के साथ उसके वकील कृष्णाजी भास्कर भी थे। इसके अलावा पहले से तय शर्तों के विपरीत अफजल खान अपने 1500 सैनिकों के एक विशेष दल को साथ ले लेता है। इस पर गोपीनाथ पंत ने स्टार्टिंग में कोई आक्षेप नहीं लिया, कारण ऐसा करने से खान शामियाने में आने से मना कर सकता था और उसे किसी व्यूह रचना की शंका हो सकती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब से सरेंडर की चर्चा शुरू की थी, तब से कुछ इस तरह व्यवहार दर्शाया मानो वे खान से डरकर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है और वे खान की ताकतवर सेना के आगे युद्ध करने में असक्षम है। इसी तरह के व्यवहार से अफजल खान निसंकोच होता गया और छावनी जैसे सुरक्षित जगह से प्रतापगढ़ किले की ओर आगे बढ़ता गया। इन्हीं कारणों से वो मिलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इसका फायदा उठाकर वो छत्रपति शिवाजी महाराज को आलिंगन कर दबाकर मार सके, ऐसा सीक्रेट प्लान उसके दिमाग में था। अफजल खान अपनी पालकी में बैठकर आगे बढ़ता हुआ प्रतापगढ़ किले के फुट पॉइंट पर कुछ दूर आ पहुंचा। तब कृष्णाजी पंत ने मिलने के लिए फिक्स्ड हुए शर्तों के बारे में याद दिलाया। अफजल खान अपने एटीट्यूड के चलते पहले तो इस सलाह को इग्नोर करता है, बट कृष्णाजी पंत उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आपकी 1500 की सेना को देख छत्रपति घबरा जाएंगे और शायद बातचीत को छोड़ वापस गढ़ पर चले जाएंगे। खान अपनी टुकड़ी को लेकर मुख्य दल को छोड़कर काफी दूर आ चुका था, इसलिए अब इन शर्तों को मानने के अलावा उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा वो लगातार कॉन्फिडेंट होते जा रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज उससे डर गए हैं। इसी अति आत्मविश्वास के साथ वो अपनी इस 1500 सैनिकों की टुकड़ी को भी शामियाने से अच्छी खासी दूरी पर रोक देने पर सहमत हो जाता है और 10 अंगरक्षक, उसके वकील कृष्णाजी भास्कर और महाराज के दूत गोपीनाथ पंत के साथ शामियाने तक आता है। शर्तों के अनुसार उसके सभी अंगरक्षकों में से सैयद बंद को छोड़कर बाकी 9 एक बाण की दूरी पर रुकते हैं। अफजल खान, सैयद बंद, कृष्णाजी भास्कर और गोपीनाथ पंत शामियाने में प्रवेश करते हैं। अफजल खान शामियाने में की हुई भव्य व्यवस्था से काफी इम्प्रेस होता है। साथ ही वो इस बात की भी खबरदारी लेता है कि कहीं चालबाजी से शामियाने के आसपास कोई तैनाती तो नहीं। महाराज के विशेष दूत गोपीनाथ पंत अफजल खान की भाव मुद्रा को परखकर उसे और प्रसन्न करने के लिए उसकी थोड़ी तारीफ फरमाते हैं। अफजल खान के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को शामियाने में आना था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी पालकी में बैठकर गढ़ से नीचे उतर रहे होते हैं। दरमियान अफजल खान महाराज के आने के इंतजार में थोड़ा परेशान होता है और महाराज के दूत से छत्रपति शिवाजी महाराज को शीघ्र यहाँ पहुँचने की सूचना देने की मांग करता है। दूत यहाँ कोई युक्ति का प्रयोग करते हुए एक जासूस के मार्फत इस सूचना के साथ साथ सैयद बंद के शामियाने में उपस्थित होने की सूचना भी गुप्त रूप से महाराज के पास पहुँचा देते हैं।
और स्वयं अफजल खान पर ध्यान रखने के लिए शामियाने में ही रहते हैं, क्योंकि सैयद बंद जो खान का सशस्त्र अंगरक्षक था, उसे शर्तों के अनुसार शामियाने के बाहर ही रुकना चाहिए था। गद से शामियाने की तरफ बढ़ रही महाराज की पालकी के पास आए उसी जासूस से महाराज सूचना भेजते हैं कि सैयद बंद को शामियाने से बाहर ही रुकना होगा। अफजल खान को महाराज के आने में होने वाला विलंब असह्य हो रहा था, जबकि यही विलंब महाराज के अनुकूल था। ऐसे में जासूस महाराज का संदेश लेकर आता है कि सैयद बंद को दूर किया जाए। अफजल खान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सैयद बंद को शामियाने के बाहर रुकने का आदेश देता है। सैयद बंद के बाहर जाने की सूचना वापस राजे को प्राप्त होती है और उनकी पालकी आगे बढ़ती है। उनके साथ उनके 10 अंगरक्षक संभाजी कावजी कोंढालकर, जिवा महाला, सिद्दी इब्राहिम, सुभानजी इंगले, कुंडाजी कंद, केसाजी कंद, कृष्णाजी गायकवाड़, सुरजी काटके, बिसाजी मुरम्बत और संभाजी करवर आदि साथ होते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज शामियाने में प्रवेश करते हैं। सैयद बंद की तरह उनके भी एक अंगरक्षक जिवा महाला शामियाने के बाहर रुक जाते हैं। शामियाने में छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच बातचीत होती है। ऐसा दर्शाया जाता है मानो वो सरेंडर को राजी है। बैठक के अंत में अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को गले मिलने के लिए कहता है, जिसे वे मान लेते हैं। अफजल खान, जो कि काफी हट्टा कट्टा और 7 फीट के हाइट का होता है, आलिंगन करते ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी बाहों में दबाकर उनके पीठ पर खंजीर से वार करने का दुस्साहस करता है। महाराज ने सुरक्षा कवच पहना होने के कारण वो इससे बच जाते हैं और जवाबी हमले में महाराज अपनी बाघ नख से अफजल खान के पेट पर वार करते हुए उसकी आंतों को बाहर निकालते हैं। वो जोर से तड़प के मारे चिल्लाता है। ये सुनकर उसके अंगरक्षक शामियाने की तरफ बढ़ते हैं। महाराज के अंगरक्षक भी अलग मोड़ पर होने के कारण दोनों के अंगरक्षकों में भयंकर लड़ाई छिड़ती है। खान का अंगरक्षक सैयद बंद महाराज पर वार करने की कोशिश करता है, तभी राजे के अंगरक्षक जिवा महाला के अलर्टनेस के कारण वे उसे मार गिराते हैं। इस तरह जवाबी हमले से बचते हुए महाराज त्वरित अपनी पालकी में गढ़ की ओर निकल जाते हैं। इधर खान किसी तरह अपनी पालकी में बैठ जाता है और भागने की कोशिश करता है। ये सब राजे के एक और अंगरक्षक संभाजी कावजी देखते हैं और वो खान के पालकी का पीछा करते हुए उनके पालकी उठाने वाले सभी 12 सेवकों के पैर तलवार की वार से काट देते हैं। खान की पालकी नीचे गिरती है। संभाजी कावजी अफजल खान का सिर धड़ से अलग कर उसे खत्म कर देते हैं। इस तरह अफजल खान के सिर को लेकर वो भी गढ़ की ओर निकल जाते हैं, जहां कुछ खान के अंगरक्षक उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं। शामियाने के पास तैनात शंख वादक सूचनानुसार जोर से शंखनाद करते हैं, जो मैसेज होता है किले पर तैनात सैनिकों के लिए, जिसके अनुसार वो अपनी तोपों से गर्जना करते हैं, जिससे महाराज की सभी सैन्य टुकड़ियों को खान की सेना पर टूट पड़ने का मैसेज प्राप्त होता है। इधर तोपों की आवाज सुन नेताजी पालकर की घुड़सवार सेना रामकरेसर से निकलकर उसकी एक टुकड़ी रघुनाथ जी पंत के नेतृत्व में जावली स्थित खान की घुड़सवार सेना पर टूट पड़ती है और उसकी अच्छी खासी दुर्दशा करती है। बाकी घुड़सवार सेना वाई की तरफ बढ़कर पहले से तैनात बाबाजी भोसले की घुड़सवार सेना के साथ मिलकर वाई में तैनात खान के मुख्य दल पर हमला करते हैं। वाई में अफजल खान की सैन्य छावनी कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर थी। 25 मील का ये सफर ये सेना रात भर में तय कर रात में ही खान की छावनी पर हमला कर देते हैं। इसी प्रकार मोरोपंत पिंगले की पैदल सेना सिर्फ आधे घंटे में पास स्थित खान की पैदल सेना, जो कि तोपखाना युक्त थी, पर हमला करते हैं। खान की सेना अचानक हुए इस हमले से तोपखाना छोड़ भागने लगती है। इस तरह बाकी सभी जगह भयंकर लड़ाई होती है। परिणाम स्वरूप खान की सेना के अधिकतर सैनिक वाई की तरफ भागने पर मजबूर होने लगे, जिसके घने जंगलों में पहले से मराठा सेना की टुकड़ियां गुप्त रूप से तैनात थी। इस तरह खान की सेना के पास घोड़े, हाथी, तोपों और बंदूकों की भरमार होने के बावजूद उनकी जो दुर्दशा हुई वो बहुत ही शर्मनाक थी। अफजल खान की सेना बुरी तरह शर्मनाक तरीके से हार जाती है। इस युद्ध के अंत में अफजल खान के लगभग 5000 सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं और लगभग इतने ही सैनिक गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। 3 से 4000 सैनिक कैद कर लिए जाते हैं, जिसमें खान के 2 बेटे भी शामिल थे। बाकी सैनिक भाग जाते हैं। मराठा सेना में लगभग 1740 सैनिक शहीद होते हैं और 400 सैनिक इंजर्ड होते हैं। अफजल की सेना से मराठा सेना को 85 हाथी, 4000 घोड़े, 70 तोप, बंदूकें, तलवार, 1300 कैमल्स और 1800 बैल प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा खान की सेना द्वारा जो धन दौलत लूटी गई थी वो सारी जब्त कर ली जाती है। लड़ाई के दूसरे दिन छत्रपति शिवाजी महाराज गद से नीचे उतरकर सभी का परामर्श लेते हैं और उनके कामगिरी के अनुरूप सभी को इनाम देते हैं। इस तरह इस भयंकर युद्ध की गूंज पूरे हिंदुस्तान में होती है। बीजापुर सल्तनत पूरी तरह हिल जाता है, उसकी लगभग आधी सैन्य क्षमता खत्म हो जाती है और मुगल शासक औरंगजेब की नजर छत्रपति शिवाजी महाराज पर पड़ती है। अब मुगलों को छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई ताकत का डर सताने लगता है। बाकी हिंदुस्तान में अब स्वराज की उम्मीद जाग उठती है और आज के हिंदुस्तान का मानो जैसे भविष्य लिखा जाता है। हम वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस देश निर्माण के विशेष योगदान के लिए उन्हें सादर नमन करते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री फैक्ट्स और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब